हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए लेकर आ रहा है क्वालिटी कंटेंट, दैट टू टोटल फ्री। इस सीरीज में जो कि हम बात कर रहे हैं किसके, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में। तो क्लास 9th है, पूरे के पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखेंगे। साथ में हम सीखने वाले हैं आंसर राइटिंग। जी हाँ, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है उनके आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्योंकि हमको अगले साल क्या है, 10th बोर्ड अपीयर करना है। तो यही आंसर राइटिंग का डिफरेंस है जो कि आपको एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर की ओर लेके चलेगा। तो चलिए इस चैप्टर में हम पूरा रिकैप्चुलेशन करते हैं कि सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रेवोल्यूशन में होता क्या है। बात करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में, वर्कर्स की लाइफ के बारे में, फिर हम जंप ऑन करेंगे रशिया पे। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले जब हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ आइडियोलॉजीज आती हैं, कुछ थिंकिंग्स, कुछ मेंटालिटी सामने आती हैं। उनमें से सबसे पहले है कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव्स की जब मैं बात करता हूं तो ये वो लोग होते हैं जो कि चेंज नहीं चाहते, जो कि कहीं ना कहीं जो पुरानी सोसाइटी है उसको बनाए के रखना चाहते हैं, इंटैक्ट करके रखना चाहते हैं। जो पुरानी पॉलिटिकल सिनेरियो चला रहा था मोनार्की का, उसको कहीं ना कहीं बना के रखना चाहते हैं। कंजर्वेटिव्स की जब बात करते हैं तो 18th सेंचुरी में किसी भी टाइप का चेंज नहीं चाहते। 19th सेंचुरी आते आते ये रियलाइज करते हैं कि हाँ, कुछ चेंजेस तो हैं वो बहुत जरूरी हैं, बट उनको स्लोली इंप्लीमेंट करना चाहिए। दूसरा टर्म आता है, दूसरी आइडियोलॉजी आती है हमारे पास लिबरल्स की। लिबरल्स जो होते हैं वो रिलीजियसली टॉलरेंट होते हैं सबकी तरफ से। ये क्या करते हैं, ये राइट टू प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, ये मेन के वोटिंग राइट्स के लिए जाते हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की और फेवरिज्म करते हैं। बट ये वुमेन वोट के लिए कभी क्या करते हैं, अपना स्टेप आगे नहीं रखते हैं या उनको सपोर्ट नहीं करते। वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट के लिए इनका कुछ भी योगदान नहीं रहता, ये उसको मानते नहीं है। तीसरी आइडियोलॉजी आ जाती है रैडिकल्स। रेडिकल्स क्या चाहते हैं कि एकदम से इंस्टेंटली ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए। हमारी पूरी की पूरी जो सोसाइटी है या पूरी की पूरी पॉलिटी जो है वो चेंज होकर एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वे में आनी चाहिए। रेडिकल्स की मैं बात करूं तो ये थोड़े वायलेंट होते हैं, ये वायलेंस पे बिलीव करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि बिना वायलेंस के कोई चीज अचीव नहीं करी जा सकती। रेडिकल्स के सोशल लाइफ के बारे में या सोशल आइडियोलॉजी के बारे में मैं बात करूं तो ये लोग वुमेन्स के सफ्रेगेट के लिए इन लोगों ने स्ट्रगल करा, उनको सपोर्ट करा। साथ साथ ये इक्वल प्रॉपर्टी में बिलीव करते थे, ये किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी या राइट टू प्रॉपर्टी में ये लोग बिलीव बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये तीन आइडियोलॉजीज हमको देखने को मिलती हैं किसमें, पूरे यूरोप में। ठीक है, सोशलिज्म कैपिटलिज्म भी एक आइडियोलॉजी आती है, बट वो आइडियोलॉजी के साथ साथ एक इकोनॉमिकल सिस्टम और एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है। बट इनकी बात करें तो ये इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, ये प्योर आइडियोलॉजीज हैं, ये प्योर थिंकिंग्स है कुछ लोगों की। चलिए 18th सेंचुरी की बात करता हूं तो कंजर्वेटिव्स आर नॉट ओपन टू द आइडिया ऑफ सोसाइटल चेंज। किसी भी टाइप की सोसाइटी चेंज के अपोज में थे। ये कहते थे नोबल्स होने चाहिए, नोबल्स के जो प्रिविलेजेस थे वो होने चाहिए। अब देखो ध्यान दो, ये लोग क्या चाहते हैं, कोई भी टाइप का चेंज नहीं होना चाहिए। तो कंजर्वेटिव्स में बेसिकली लोग कौन से आएंगे, तो ज्यादातर ये नोबल्स ही रहेंगे या फिर वो लोग रहेंगे जिनके पास कुछ प्रिविलेजेस ऑलरेडी है। कोई भी अपना प्रिविलेज नहीं खोना चाहेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये प्रिविलेज खोने का जो डर है उनको कंजर्वेटिव बना देता है। 19th सेंचुरी की बात आती है तो आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन इन कंजर्वेटिव्स अग्री दैट सम चेंजेस इज इनएविटेबल बट इट हैज टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड द पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड। तो फाइनली 19th सेंचुरी में आके ये क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है यार, देखो कुछ चेंजेस तो इनएविटेबल है। चेंज क्या है, ये नेचर है अपने आप में कि भाई नेचर जो होगा वो चेंज होता रहेगा और आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट ये चाहते हैं कि ठीक है चेंज लाओ, आप कुछ चेंजेस करो जो कि इनएविटेबल है, बट उसको ग्रेजुअल प्रोसेस में आप क्या करो, एक एप्लीकेशन दो। एकदम से अगर आप एप्लीकेशन दे दोगे उस चीज का, एकदम से अप्लाई कर दोगे उस चीज को, तो लोग हैबिचुअल नहीं होंगे, इससे कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये चाहते थे कि जो भी चेंजेस आप लाना चाहते हैं वो ग्रेजुअल प्रोसेस में लेकर आइए। तो इन द अर्ली 19th सेंचुरी मेनी वर्कर्स हु वांट चेंजेस इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप्स रैली पार्टीज। अगेन जैसे कि अभी आपने समझ लिया लिबरल और रेडिकल्स हो गए, जो हमने समझ लिया कि इनके आइडियोलॉजीज में कौन सपोर्ट करता है, तो वर्कर सपोर्ट करता है। तो वर्कर क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली यही वो एक तबका था सोसाइटी का, यही वो सेक्शन था जो कि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट था, सबसे ज्यादा दुखी था, और यही सेक्शन से कहा जाता था अपने लिए चेंजेस चाहता था।
चलिए 1870 की बात आती है तो सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। यूरोप में क्या होता है, पूरी वर्कर सोसाइटीज बनती हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं आपकी सोवियट्स बनती हैं, कमिटीज बनती हैं जो कि अपने वर्कर सेक्शन के लिए काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फंड इकट्ठा करना, किसी को लोन देना हो तो वो करना, किसी को अनराइटफुली या आप कह लीजिए जबरदस्ती या गैर कानूनी तरीके से निकाल दिया हो तो उसके लिए फाइट करना। तो ऐसे सोशलिज्म का स्प्रेड होता है और यहीं पे फ्रेडरिक साथ साथ अपने कार्ल मार्क्स जो है मिलकर क्या देते हैं, सोशलिज्म की डेफिनेशन देते हैं। 1898 की बात करें तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनती है। क्या बनती है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन होता है। किसमें, 1898 में। 1900 की बात करते तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनती है और फाइनली 1905 का टाइम आता है, ये आता है आपका रशियन रेवोल्यूशन का। यहीं से हम कहां एंटर हो जाएंगे, रशिया में एंटर हो जाएंगे। तो सबसे पहले 1905 का रेवोल्यूशन आता है। लोगों की कंडीशन बहुत ही खराब थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी प्रोमिनेंट था, थोड़ी बहुत जो इंडस्ट्रीज के पैकेट्स या पॉकेट्स आप अवेलेबल थे उनमें भी कहीं ना कहीं वेज कट्स बहुत ज्यादा थे, वर्करों की जो कंडीशन थी वो बहुत ही बेकार थी, बहुत ही खराब थी, एग्रीकल्चर पे पूरा का पूरा कंट्री डिपेंड था। फिर 1904 में याद हो अगर आपको तो रूसो जापानीज वॉर होता है। क्या होता है 1904 में, रूसो जापानीज वॉर, जिसमें कि रशिया को क्या मिलती है, बहुत ही करारा जवाब मिलता है, बहुत ही करारा तमाचा मिलता है अपने चेहरे पे। जापान रशिया को हरा देता है। तो अल्टीमेटली ये सब क्या बिल्ड ऑन करती है, एक एंटी सेंटिमेंट्स बिल्ड ऑन करती है वहां के जार के लिए या वहां की मोनार्की के लिए। ठीक है, जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो नेगेटिव वे में डेवलप करना चालू कर देते हैं। याद हो 1905 बात कर रहे हैं ब्लडी संडे के बारे में। किसके बारे में, आपका ब्लडी संडे। ठीक है, ब्लडी संडे को क्या हुआ था, फादर गैपोन जो होते हैं वो एक पीसफुल प्रोक्रेशन लेट करते हैं, पिटीशन साइन कराते हैं कि भाई साहब कुछ ना कुछ पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, कुछ ना कुछ सिविक राइट्स दिए जाएं, किसको, आपके सिटीजन्स को जो कि आपके अंडर में है। पिटीशन साइन करते हैं और ये विंटर पैलेस की ओर मूव करते हैं अपनी पिटीशन सबमिट करने के लिए किंग को। बट अल्टीमेटली जो वहां के रॉयल गार्ड्स होते हैं वो इन पे फायर कर देते हैं। तो इसी दिन को क्या माना गया, ब्लडी संडे माना गया, जो कि एक इमीडिएट कॉज था इस 1905 के रेवोल्यूशन का। ठीक है, तो 1905 का रेवोल्यूशन था उसका इमीडिएट कॉज क्या जाता है, ब्लडी संडे। तो बाय 1905 द सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस वर सेट अप अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। क्या करती है, लेबर पार्टी बनाती है ब्रिटेन में, एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, सोशलिस्ट पार्टी बनती है फ्रांस में। पीजेंट ऑल ओवर रशिया स्टार्टेड डिमांडिंग द लैंड्स ऑफ द नोबल्स। इवेंट्स रिलेटेड टू ब्लडी संडे लेड टू अ रेवोल्यूशन। ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज वर बैंड फ्रॉम हियर ऑन। तो रेवोल्यूशन को दबाने के लिए क्या करा जाता है, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी यूनियंस बनते हैं, सोवियट्स बनते हैं, उन सबको क्या कर दिया जाता है, इलीगल करार दे दिया जाता है। ठीक है, फाइनली 1905 का रेवोल्यूशन होता है जिसमें कि कुछ क्या होते हैं, चेंजेस लाए जाते हैं। तो उसको क्या बोला गया है, अक्टूबर मैनिफेस्टो। ठीक है, अक्टूबर मैनिफेस्टो कब आता है, तो 1905 में ही आता है और इसी में बात करी गई थी किसकी, ड्यूमा की। किसकी बात करी गई थी, ड्यूमा की, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जिसके पास लेजिस्लेटिव पावर रहेगी। बट अल्टीमेटली जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे जाते हैं, इस ड्यूमा को ओवर पावर करने में जार का बहुत बड़ा हाथ होता है और बहुत आसानी से इस ड्यूमा को ओवर पावर कर देता है और सिचुएशन वापस वही हो जाती है जो 1900s में थी, वापस वैसी आ जाती है। चलिए 1914 की बात करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेक होता है। क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है और यहां पे भी किंग यही सोचता है कि कहीं ना कहीं अगर हम वॉर में इंक्लूड हो जाएं तो जो ये नेगेटिव सेंटीमेंट्स बन रहे हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, एक नेशनलिज्म की फीलिंग में चेंज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मैं इस सिचुएशन को पलट सकता हूं। तो सीधा रशिया टक्कर ले लेता है किससे, जर्मनी से। किससे ले लेता है, जर्मनी से टक्कर ले लेता है। अगेन उसको करारा जवाब मिलता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट्स, रशिया इज रूल्ड बाय जार निकोलस II। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल बिफोर 1914। 1914 से 1916 की बात करते हैं वॉर के टाइम की। रशियन आर्मीज लूज बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। रशियन आर्मीज में सबसे ज्यादा तादाद किसकी रहती है, तो पीजेंट्स की। बाकी कंट्रीज जितनी रहती है उनकी आर्मी ट्रेंड रहती है, उनकी आर्मी प्रोफेशनल रहती है। रशिया की आर्मी बड़ी तो थी बट बड़ी होने के साथ साथ वो अनट्रेंड थी। उसमें ज्यादातर कौन थे, पीजेंट्स थे। ठीक है,
loses badly in Germany and Austria. By the winter of 1916, riots at the bread shops in Russia were common. जाहिर सी बात है भाई, अगर क्या होगा, वॉर छिड़ा हुआ है तो ज्यादातर सप्लाईज किधर जाएंगी, इस वॉर एरिया में जाएंगी। साथ साथ अब ये क्या था कि जैसे जैसे ये हारते जा रहे थे, जैसे जैसे पीछे हटते जा रहे थे रशियंस, ये सारे खेत जला रहे थे ताकि क्या है, जो एनिमी है वो उन फार्म प्रोडक्ट्स का फायदा ना उठा सके। इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली शॉर्टेज आ जाती है, फूड शॉर्टेज बहुत ही ज्यादा हो जाती है, और ब्रेड शॉप्स जो है उसको पिकेटिंग होना, उसके सामने प्रोटेस्ट करना, ये काफी कॉमन हो जाता है अपने रशिया में। फिर आते हैं अपने एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, भाई जो अपना सेंट पीटर्सबर्ग है उसको पेट्रोग्राड नाम दे दिया जाता है, जो जारीना रहती है वो जर्मनी से बिलोंग करती है, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे पीजेंट्स मरते हैं, लोग मरते हैं, तो अगेन क्या होता है, पूरा का पूरा एंटी जारिस्ट क्या होता है, एक सेंटिमेंट बन जाता है। 1917 की बात करते हैं तो आपका आता है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। 1917 में क्या आता है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, ठीक है। तो फेब्रुअरी में क्या होता है, बाय नाउ देयर आर ओवर 7 मिलियन वॉर कैजुअलिटी, बहुत बड़ी क्या है ये संख्या है। फूड शॉर्टेजेस फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर, देयर आर डेमोन्स्ट्रेशंस एंड फैक्ट्री लॉकआउट्स, द ड्यूमा इज सस्पेंडेड, पुलिस हेडक्वार्टर्स आर रैंसैक्ड, अ डेलीगेशन रीचेस द जार आस्किंग हिम टू abdicate, मतलब अब क्या कर रही है, अब आप थ्रोन छोड़ दीजिए, आपसे संभल नहीं रहा, कोई बात नहीं बेटा, बोनविटा पियो, जिंदा रहो, अब पर आप थ्रोन छोड़ दो। जार बोलता है, मान जाता है जार, और मार्च में क्या होता है, जार निकोलस II abdicates द थ्रोन। ये अब क्या करता है, थ्रोन छोड़ देता है, कब, मार्च में 1917 में क्या करता है, ये अपना थ्रोन छोड़ देता है, ठीक है। अ प्रोविजनल गवर्नमेंट इज सेटअप बाय द सोवियत एंड ड्यूमा लीडर्स, किसके अंडर में, तो इसको बोला जाता है केरेंस्की गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है इसको, केरेंस्की गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है। केरेंस्की अपने आप में बहुत बड़े लीडर थे उस टाइम पे, जो कि लिबरल्स थे, डेमोक्रेट्स थे, और उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाती है। अप्रैल में लेनिन वापस आ जाते हैं एग्जाइल में से, क्योंकि अब इनको पता है कि जार नहीं रहे तो मेरे पे जितने भी एलिगेशंस लगाए सब हट जाएंगे, और अब यहाँ आपके लोगों को क्या चाहिए, एक नई लीडरशिप चाहिए। तो ये बनाते हैं क्या, बोल्शेविक्स, ठीक है, क्या बनाते हैं, बोल्शेविक, और बोल्शेविक अपोजिट हो जाते हैं किसके, मेंशेविक के। चलिए जुलाई सितंबर की बात करते हैं, पीजेंट्स स्टार्टेड सीजिंग द लैंड्स, ठीक है। अब क्या होता है, चेंजेस आते हैं, क्या हो रहे हैं, अब चेंजेस आ रहे हैं। पीजेंट्स क्या कर रहे हैं, अब जो अपने नोबल्स हैं उनका लैंड सीज कर रहे हैं, तो जो लोग आर्मी में पीजेंट्स थे वो भी अब भाग भाग के वापस आ रहे हैं कि कल ना भैया जमीन बट रही, जमीन बट रही, ले लो जितनी ले सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एक फोर्सफुल सीजिंग ऑफ लैंड। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव्स जो थे, ठीक है, जो कि आपके नोबल्स थे, जिनके पास प्रिविलेजेस थे, वो नाराज हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कल ना भाई साहब ये गलत हो रहा है। अक्टूबर की बात करते हैं, अपराइजिंग ऑफ बोल्शेविक एट पेट्रोग्राड। यहाँ पे अक्टूबर आते आते 1917, यहाँ पे क्या होगा, अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो अक्टूबर आते आते लेनिन काफी क्या होता है, इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, और अल्टीमेटली वो लोगों को समझाते हैं कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये आपके किसी काम की नहीं है, ये वापस डेस्पोटिक बन जाएगी। ये वही वाली कहानी जो उनको सुनना होता है वो लेनिन सुना देता है, और बहुत तगड़े तरीके से सुनाता है। तो अपराइजिंग ऑफ द बोल्शेविक होती है कहां पे, पेट्रोग्राड में। ऑल इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, इलेक्शंस आर हेल्ड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अल्टीमेटली ये रेवोल्यूशन भी सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे सक्सेसफुल क्यों होता है, क्योंकि जो पुलिस होती है, आर्मी होती है, वो भी इनके साथ मिल जाती है, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको थ्रो कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, और फाइनली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की बात आती है, ठीक है। फाइनली 1918 की बात करते हैं, बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट-लिटस्कॉफ डिस्पाइट ऑपोजिशन, और अपने आप को ये वर्ल्ड वॉर 1 से हटा लेते हैं। क्या करते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 से हटा लेते हैं, जो कि केरेंस्की गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं करा था। 1918 से 1920 के बीच में हमको देखने को मिलता है सिविल वॉर। अब यहां पे क्या है कि जो लेनिन गवर्नमेंट है उसके बाद इंटीरियर ऑफ रशिया का क्या है, कंट्रोल है, बट जो आउटर रशिया है वो अभी भी किसके हाथ में, कंजर्वेटिव्स के हाथ में। तो यहां पे एक सिविल वॉर छोड़ता है ये रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी के बीच में, और अल्टीमेटली सिविल वॉर कौन जीतता है, तो हमारे ये लिबरल्स डेमोक्रेट्स, या आप कह सकते हैं कि लेनिन ही जीतते हैं। 1919 की बात करते हैं तो कॉमिटर्न की एस्टैब्लिश होती है, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इसका गठन होता है, और यहीं से क्या होता है, नई नई चीजें लेना आ जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाती है अपनी लेनिन की, और साथ साथ कलेक्टिवाइजेशन, वॉर कम्युनलिज्म आता है, ठीक है। बाय नाउ द बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। 1924 तक क्या होता है, लेनिन की मौत हो जाती है। तो 1920 से 1924 के बीच में वॉर कम्युनिज्म लेकर आता है।
ये बोलता है कि भाई साहब हमको खाना चाहिए, जबरदस्ती जिनके पास एक्सेस है उनसे वो खरीद लो, उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है। फार्मर्स इससे यहाँ पे नाराज हो जाते हैं, अल्टीमेटली लीडिंग टू सिविल वॉर, कंट्रीब्यूटिंग इन सिविल वॉर, ये सब चीजें। फाइनली 1924 में लेनिन मरता है, 1927 में स्टालिन पावर में आ जाते हैं। कौन आ जाता है? स्टालिन पावर में आ जाते हैं और अनाउंसेस कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन मतलब कलेक्टिवली खेती करो ताकि मॉडर्नाइज हो सके और एग्रीकल्चर को मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लाइन पे लाया जा सके और अल्टीमेटली हमारी जो फूड शॉर्टेजेस हैं उस पर काम करा जा सके। कलेक्टिवाइजेशन आता है 1927 में। 1927 से 28 की बात करते हैं तो टाउन्स आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाईज। 1929 सेंट्रल कमेटी इनिशिएट्स फोर्सफुल कलेक्टिवाइजेशन यूजिंग द आर्मी। फोर्सफुल कलेक्टिवाइजेशन होता है, मॉडर्नाइजेशन आ जाता है पूरा किसमें? एग्रीकल्चर में। 1930 से 33 की बात करते हैं तो फेमाइन कंडीशन प्रिवेल अलोंगसाइड फोर्स कलेक्टिवाइजेशन। कुलाक रेजिस्टेंस राइजेस। कुलाक्स क्या थे? वो वेल्दी सेक्शन ऑफ द फार्मर्स था जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लेनिन लेकर आए थे उसमें काफी वेल्दी हो जाते हैं और ये ग्रेन्स होल्ड करना चालू कर देते हैं, मतलब ब्लैक मार्केटिंग चालू कर देते हैं। 1939 फार्मिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट विद 99% लैंड्स कलेक्टिवाइज्ड। अब क्या कर दिया? सोशल कर दिया, लैंड को भी क्या कर दिया इन्होंने? सोशल कर दिया। अब बेसिकली सोशलिस्ट मॉडल पूरा का पूरा आप तरीके से अपना चुके हैं, गवर्नमेंट ही हर चीज कंट्रोल कर रही है। 1950 से 2000 की बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 आता है जिसमें रशिया काफी डोमिनेट निकलता है। नोबडी एक्सपेक्ट्स रशिया टू बी दिस डोमिनेंट। साथ साथ यूएसएसआर का गठन करता है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आता है स्टालिन जो कि सेंट्रल जिसका बहुत स्ट्रांग रहता है। तो 20th सेंचुरी की बात करें तो सोशलिज्म बिकम्स वन ऑफ द सिग्निफिकेंट आइडियाज ऑफ शेपिंग द सोसाइटी। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी अबाउट 85% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन अर्न्स थ्रू देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एंड ऑफ 20th सेंचुरी के आते आते 1994-92 के टाइम पे क्या होता है? यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, कोल्ड वॉर चलता है इस बीच में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, और फाइनली 20th सेंचुरी के अंत में क्या हो जाता है? आपका यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। यूएसएसआर बंद होके कंट्रीज अलग हो जाती है उस कन्फेडरेशन से और सिर्फ रशिया बचता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया बिफोर 1905। तो मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये इनिशियल रशिया की बात कर रहा है। इनिशियल रशिया में कैसी कंडीशन थी? कैसी एस्पेक्ट देखिए, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, मतलब सोसाइटी में क्या चल रहा था, इकोनॉमी में क्या चल रहा था और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा चल रहा था, उसके बारे में आपसे ये पूरी पृष्ठभूमि चाह रहा है, एक पूरा बैकग्राउंड चाह रहा है। किसके बारे में? बिफोर 1905। क्यों? क्योंकि 1905 में क्या था? रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? रेवोल्यूशन हुआ। तो जो रेवोल्यूशन पार्ट आ जाएगा ना वो हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट इवेंट क्या होने वाला है? 1905 का रेवोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दे देंगे। हम कंपेयर करेंगे रशिया को यूरोप से कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज में क्या चल रहा था, रशिया में क्या चल रहा था। चलिए मॉडल आंसर देखते हैं क्या कहता है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो द रशियन रेवोल्यूशन वाज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू द ओवरथ्रो ऑफ मोनार्क एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू आइडिया कॉल्ड सोशलिज्म दैट वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। The revolution started with the 1905 revolution and socialism was established in the October revolution of 1917. यहाँ हमने पूरा क्या दे दिया? एक इंट्रोडक्शन दे दिया। Russia compared to other European countries was lagging behind in various aspects leading to the revolt such as, मतलब हम अब जाने वाले हैं किस पे? इसके एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे पॉलिटिकल कंडीशन। तो पॉलिटिकल कंडीशन में क्या हो रहा था? हार्श रूल ऑफ द जार। जार आपको पता है कि वहां पे क्या था? जो मोनार्क था उसकी टाइटल था क्या था? उसका नाम जार था। ठीक है, तो उसका हार्श रूल था, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? मोनार्की स्टैब्लिश्ड है। पॉलिटिकल डिमांड्स वर इग्नोर्ड। तो पीपल की पॉलिटिकल डिमांड्स जो थी वो टोटल तरीके से इग्नोर कर दी गई थी, कोई भी टाइप के राइट्स नहीं थे। रूसो जापानीज वॉर ऑफ 1905। तो फाइनली 1904-1905 में क्या, 1904 से लेकर 1906 तक होता है क्या? आपका रूसो जापानीज वॉर। ठीक है, फाइनल सोशल कंडीशन पे आते हैं तो बैड हार्वेस्ट ऑफ 1900 में क्या होता है? बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन आती है और हार्वेस्ट नहीं हो पाता, इससे फूड शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है। रशियन सेंटिमेंट्स वर हर्ट इन द डिफीट। तो फाइनली जब हम रूसो जापानीज वॉर की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड टॉपिक है ये। तो वॉर हम हार जाते हैं या रशिया हार जाता है तो इससे क्या होता है? जो सेंटिमेंट्स होते हैं कि इतना बड़ा देश और इतने छोटे देश से हार गया, वो हर्ट हो जाते हैं। आर्मी कंप्राइज ऑफ द पीजेंट्स। भाई जाहिर सी बात है कि आर्मी किससे कंप्राइज होगी? पीजेंट्स से होगी। तो डेथ की बात आती तो पीजेंट पे आती है। हंगर और पॉवर्टी थी और फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी, मतलब यहां पे आज भी क्या था? जो ओल्ड रेजिम हुआ करता था वो अभी भी फॉलो हो रहा था, जबकि पूरे यूरोप में क्या था? एक मोनार्की को ओवरथ्रो करके कोई एक नया ऑल्टरनेटिव लेकर आ चुके थे।
इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिप्रेशन हमको देखने को मिलता है, किसी भी टाइप का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, थोड़ी बहुत जो इंडस्ट्रीज है वो पॉकेट्स में अवेलेबल है और वो भी प्राइवेट ओनरशिप के अंडर में है। तो वेजेस कट हमको देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन हमको देखने को मिल जाता है। तो ये हो जाती क्या इकोनॉमिक सिनेरियो। तो इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हुए कुछ पॉइंट्स और डालेंगे कि वेयर द होल यूरोप वाज इंट्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, रशिया वाज स्टिल एन एग्रेरियन इकोनॉमी। मतलब जहां पूरा यूरोप इंडस्ट्रीज की ओर बढ़ रहा था, इंडस्ट्रीज की ओर अग्रसर हो रहा था, वहीं रशिया आज भी क्या था, एक एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट इकोनॉमी थी। The political system of the rest of Europe changed. Russia still continued the same monarchical form without any kind of relaxations. Alexander II was not a capable ruler. Instead of introducing economic reforms, he waged a war on Japan. The conditions of the poor and the serfs were deteriorating day by day. तो ये हो जाती है क्या, एक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो जाते हैं जो हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। Ultimately, following the events of Bloody Sunday, the people of Russia revolted in 1905, which led to the introduction of some reforms called October Manifesto. तो हमने यहाँ पे दोनों चीजें दे दी, रिवोल्ट भी दे दिया और उसके बारे में क्या करा गया वो भी दे दिया। चलिए, ये था आपका आंसर नंबर 1 का मॉडल आंसर। याद रखिएगा, ये सिर्फ आपको एक मॉडल प्रेजेंट करने के लिए, आपके सामने एक गाइडलाइन प्रेजेंट करने के लिए कि कैसे लिखा जा सकता है इस आंसर को। चलिए, इन व्हाट वेज वाज द वर्किंग पॉपुलेशन रशिया डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1917? 1917 से पहले जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, वर्कर के बारे में। ठीक है, वर्कर की कंडीशन रशिया में कैसी थी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, इसके बारे में अगेन 1917 आ गया, तो अगेन हम कंक्लूजन में क्या करेंगे, जो 1917 का रिवोल्ट था उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो 1917 से पहले एक मेजर इवेंट क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 होता है, तो उससे भी थोड़ा रिलेट करेंगे आंसर को। चलिए, The Russian Revolution established socialism in Russia in 1917. The socialism was an idea which was alternate to the prominent ideology of capitalism in the rest of Europe. तो सबसे पहले क्या था, कैपिटलिज्म आया और उसके अगेंस्ट में क्या आता है, सोशलिज्म आता है। Thus, the workers were the center of socialism. सेंटर सोशलिज्म में क्या था, फोकस वर्कर का था कि वर्कर के वेलफेयर की बात करी जाए, वर्कर को जो आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट करी जाए। Thus, it was much more prominent among the workers in Europe. Their life was quite different than the workers of Russia in following ways. चलिए, वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी फॉर्म्ड एसोसिएशन एंड फॉट फॉर द बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। ये पहला डिफरेंस आ जाता है। फिर फंड्स वर सेट अप बाय दीज एसोसिएशंस टू हेल्प द वर्कर्स इन डिस्ट्रेस। द वर्कर्स इन यूरोप कंट्रीज वर यूनाइटेड इन द डिमांड फॉर रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। वर्कर्स एसोसिएशन सपोर्टेड पॉलिटिकल पार्टीज एंड अल्टीमेटली फॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि लेबर पार्टी हो गई ब्रिटेन में और आपकी सोशलिस्ट पार्टी हो गई फ्रांस में। ठीक है, workers in Russia were in total contrast to that of European workers, eventually getting inspiration from various scholars who provided alternatives. The people finally were able to establish a socialist society in Russia in 1917. अक्टूबर रेवोल्यूशन और फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, एक प्रॉपर सोशलिज्म फॉर्म हो जाता है किसमें, रशिया में। तो ये था आपका मॉडल आंसर अबाउट सेकंड। ये कंक्लूजन पार्ट हो गया, ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए जो कि आप इनपुट कर सकते हो किसमें, अपने आंसर में। चलिए, व्हाई डिड द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917? जार को क्यों अब्डिकेट करना पड़ा अपना थ्रोन 1917 में? मतलब इसके बारे में, किसके बारे में बात हो रही है इसमें, आपकी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अल्टीमेटली क्या आता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो ये क्या आ जाएगा, आपका कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, बॉडी में क्या आएगा, तो बॉडी में वो कंडीशंस आएंगी जो अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद प्रोमिनेंट हुई किसमें, रशिया में। चलिए, मॉडल आंसर देखते हैं क्या कहता है। आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 द अक्टूबर मैनिफेस्टो वाज नॉट इनफ एज द जार ओवरपावर्ड द ड्यूमा। This despotism again led to the series of bad decisions and crises in Russia. In 1914, Russia entered the World War I. Even though things were not stable in Russia, it led to following condition. सोशल कंडीशन, अगेन वही एस्पेक्ट रहेंगे, वही डिविजन रहेंगे, वही डायमेंशंस रहेंगे। सोशल कंडीशन, आर्मी कंप्राइज्ड, द रशियन आर्मी कंप्राइज्ड मेजरली पीजेंट्स, देयर वाज अ डिक्लाइन इन फूड एंड एसेंशियल प्रोडक्ट्स, रायट्स एट ब्रेड शॉप्स वर वेरी कॉमन। तो ये क्या थी, सोसाइटी का हाल था। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो लैक ऑफ लेबर आ जाता है। क्यों, क्योंकि आर्मी में क्या था, पीजेंट चले गए, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड वॉर में काफी हैवी डेथ टोल देखने को मिलता है रशिया को, तो देयर वाज अ लैक ऑफ लेबर। कंट्री कट ऑफ फ्रॉम सप्लाईज फ्रॉम जर्मनी, क्योंकि डायरेक्ट जर्मनी से ही बढ़ गए थे। इंडस्ट्रीज डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली। पॉलिटिकल कंडीशन की देखें तो अनपॉपुलैरिटी ऑफ ऑटोक्रेसी, जो आपका मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, उसकी अनपॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है जारिना की वजह से, पेट्रोग्राड को रीनेम करने की वजह से। एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इंक्रीज इन रेफ्यूज, जो लोग होते हैं जो अदर देन रशियन
आपके पॉपुलेशन रहती है उसमें इंक्रीमेंट आ जाता है। और फाइनली हार्श मेजर ऑफ द जार ऑन अपराइजिंग ऑफ द पीपल, वापस लोगों को लाके, आर्मी को लाके एक तरीके से इनको क्या सप्रेस करना जाता है। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। द जर्मन इन्फ्लुएंस ऑफ द जारीना लेड टू द अनपॉपुलरिटी ऑफ ऑटोक्रेसी। क्यों जारीना कहां से थी? जर्मनी से ही थी। द ह्यूज डेथ टोल ऑफ पेशेंट विच फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द आर्मी, रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग टू पेट्रोग्राड, जो कि एक अपने आप में क्या है, एक जर्मन नेम है। सस्पेंशन ऑफ ड्यूमा स्पार्क्ड द डिस्कंटेंट अमंग पीपल, आर्मी रिफ्यूज टू शूट द डेमोन्स्ट्रेटर्स। तो ये कंडीशन की वजह से क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और अल्टीमेटली जार को बोला जाता है कि भाई साहब आप क्या कर दो, थ्रोन एब्डिकेट कर दो। द कंडीशन क्रिएटेड अ वे फॉर द वेरियस पॉलिटिशियंस एंड द सोशलिस्ट टू एस्टैब्लिश अ पावर proper socialist society. Finally, a revolution took place in February 1917, leading to the abdication of the Russian throne by Tsar Alexander II and establishment of a provisional government. तो इसको provisional government को कौन हेड करते हैं? तो हमारे अलेक्जेंडर केरेंस्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी बड़ा है, बट देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी लिखना है। चलिए मेक टू लिस्ट, तो क्या बनानी है हमको? 2 लिस्ट बनानी है, सीधी सी कहानी। पहला क्या देना है, जिसमें हमको इफेक्ट्स और इवेंट देखने किसके, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के, और दूसरा इवेंट और इफेक्ट देखने हमको किसके, अक्टूबर रेवोल्यूशन के। राइट अ पैराग्राफ ऑन हु वाज इन्वॉल्वड इन ईच, Who were the leaders and what was the impact of each Soviet society। मतलब सीधी सी कहानी है कि भाई साहब दोनों रेवोल्यूशन को आप एक्सप्लेन करो, उनके इफेक्ट बताओ, मेजर इवेंट्स बताओ और उनमें कौन मेजर लीडर था वो बताओ। चलो देखते हैं। The objective of achieving socialism was achieved in phases of the revolts from 1905 to 1917। हम इसमें क्या देखते हैं, 3 रिवोल्ट देखते हैं, 1905, फरवरी और फाइनली अक्टूबर। The major event of the revolt of the February and October revolution of 1917 are as follows। सबसे पहले बात करेंगे फरवरी रेवोल्यूशन पे। 22 को फरवरी को देखते हैं क्या, पूरा का लॉकआउट देखते हैं ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर। 23 फरवरी को क्या देखते हैं, सिंपैथी स्ट्राइक्स देखते हैं 50 फैक्ट्रीज में। 24 और 25 फरवरी को क्या देखते हैं, स्ट्राइकर्स स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन, पुलिस कॉल्ड आउट टू सप्रेस द वर्कर्स। 25 को गवर्नमेंट सस्पेंड्स द ड्यूमा, ये क्रिएट कर देता है बहुत ही ज्यादा अनरेस्ट। 27 को देखते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स रैंसैक्ड बाय द वर्कर्स, रेजिमेंट सपोर्टेड द वर्कर्स, स्ट्राइकिंग वर्क्स फ्रॉम द पेट्रोग्राड सोवियत। चलिए इफेक्ट देखो, abdication of Tsar on the 2nd of March 1917, ये फरवरी रेवोल्यूशन अपने बता दिया। तो इसके इफेक्ट क्या हुआ, सबसे पहला तो भाई जो थ्रोन था वो abdicate कर दिया गया। सोवियत एंड ड्यूमा लीडर्स फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसको लीड कौन करता है, केरेंस्की लीड करता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, प्रोवाइडिंग वेरियस राइट्स टू द सिटीजन। चलिए अक्टूबर रेवोल्यूशन की बात करते हैं। 16 अक्टूबर को व्लादिमीर लेनिन जो है बोल्शेविक लीडर जो होता है, वो परसुएट्स द पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू अग्री टू अ सोशल सीजर ऑफ पावर। मिलिट्री रेवोल्यूशन क्रिएट करा जाता है अपॉइंटेड बाय द सोवियत। 24 October, the uprising against the provisional government begins. The military revolution committee seized the government offices and arrested ministers. Winter Palace was shelled. Minister of provisional government surrendered. The Bolshevik gained control। तो यहाँ पे क्या होता है, बोल्शेविक जो है, बोल्शेविक पार्टी जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देती है और अल्टीमेटली अपनी पावर एस्टैब्लिश कर देती है। इफेक्ट की बात करते हैं तो नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स होता है, मतलब पूरे का पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल आ जाता है इकोनॉमी पे। लैंड डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी, लैंड को क्या कर देते हैं, सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है, लोगों को बोल दिया जाता है कि अब आप नोबल्स के लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इन्फोर्स्ड पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड, बड़े बड़े हाउसेस है भाई 2 लोग हैं और 10 कमरे हैं तो अब उन पे क्या हो जाएगा, उनको प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर दिया जाएगा। रशिया बिकेम अ सिंगल पार्टी स्टेट, दैट इज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें अब फरवरी रेवोल्यूशन के पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, पीजेंट एंड द फैक्ट्री वर्कर्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यही लोग थे जो कि क्या थे, बहुत ही डिसकंटेंट क्रिएट करे हुए थे अपने आप में, बहुत ही पीड़ित थे और इन्हीं का ही मेन रोल था। ठीक है, दे क्रिएटेड प्रेशर ग्रुप ऑन ऑटोक्रेसी व्हिच वाज चैनलाइज्ड थ्रू लीडर्स लाइक Alexander Kerensky, who led the provisional government. The start of socialism can be seen in this revolution, but we cannot say that an idealistic socialist society was established। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करा था, अपने आप को वर्ल्ड वॉर 1 से नहीं हटाया था, वो स्टिल इंक्लूड करके रखे हुए थे। On the other hand, in October Revolution, the role of leaders and political parties was more. Vladimir Lenin and the Bolshevik Party provided an alternative to the suffering. The biggest impact can be seen as laying the foundation of modern socialist society. This can be seen in his works like nationalization, redistribution of land, etc. जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, वॉर कम्युनलिज्म आया था, उसमें इन्होंने काफी सोशलिस्ट आइडिया को इनपुट करा था। तो ये हो गया आपका आंसर। 2 पैराग्राफ में आपका कंक्लूजन जाएगा, एक बताएगा फरवरी के बारे में और एक बताएगा अक्टूबर के बारे में। What were the main changes brought about by the Bolshevik immediately after October Revolution? मतलब इसमें क्या सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे एस्टैब्लिश करी गई थी। तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है, ऑल्टर करके पूछा जा सकता है कि इन अक्टूबर रेवोल्यूशन और आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन हाउ अ प्रॉपर सोशलिस्ट सोसाइटी और हाउ अ मॉडर्न सोशलिस्ट सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड। चलिए आंसर देखते हैं।
The leaders of October Revolution were inspired by the theory of Karl Marx and Friedrich Engels, that is your socialism. The main propaganda point of Lenin and Bolshevik was that the provisional government would turn despotic instead of making Russia a socialist society. As the table turns in the October Revolution of 1917, Lenin took following steps to ensure a socialist society was established. सबसे पहले देखते हैं nationalization. तो उन्होंने banks और industries को nationalize करा. Now the government owned and managed the industries instead of private entities. तो अब यहाँ पे job employment create करा जा सकता है. Redistribution की बात आती है तो land को redistribute करा जाता है, बड़े houses को redistribute करा जाता है according to family requirements. Establishing equality. Equality कैसे establish करी जा सकती है? Ban on aristocratic titles. Peasant allowed to seize the property of nobles. Political changes में क्या क्या देखते हैं? Despite facing criticism, made peace with Germany. इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 से रशिया को हटा दिया, नई आर्मी यूनिफॉर्म लेकर आए. बॉल्शेविक्स को क्या कर दिया? एक नई पार्टी का नाम दिया, क्या? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. और फाइनली विड्रू फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1. रशिया एज अ कंट्री वेंट थ्रू ट्रेमेंडस पॉलिटिकल टर्मोइल इन 1917. क्यों? क्योंकि एक ही साल में हमको 2 रेवोल्यूशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक किसी भी कंट्री के लिए काफी बड़ी बात हो जाती है. दे गेन द स्टेटस ऑफ सिटीजन फ्रॉम सब्जेक्ट्स एंड वर नॉट रेडी टू टेक इमीडिएट चेंजेस. This rapid socialization of society led to certain condition of a civil war, which made Russia gain politically unstable. ठीक है, चलिए सिविल वॉर से हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया. फाइनल आंसर क्वेश्चन देखते हैं. राइट फ्यू लाइंस टू शो दैट यू नो अबाउट फॉलोइंग थिंग्स. तो ये क्या है? 30 वर्ड आंसर्स हैं. चलिए सबसे पहले देखते हैं कुलाक्स के बारे में. कुलाक्स के बारे में 3 पॉइंट क्या देंगे? दे वर द वेल टू डू पीजेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया. उसके बाद दे होल्डेड क्रॉप्स इन होप फॉर हायर प्राइसेस. ठीक है, They were raided and brought under the collectivization program of Stalin. ठीक है, फाइनली क्या होता है? एक नया पॉइंट अपने को देखने मिल जाता है स्टालिन से रिलेटेड. ड्यूमा की बात करें तो ड्यूमा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी प्रोवाइडेड विद द लेजिस्लेटिव पावर, फॉर्म्ड अंडर द अक्टूबर मैनिफेस्टो ऑफ 1905 बाय जार अलेक्जेंडर II. ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं. वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930s. वुमेन मेड अप टू 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स, पेड बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ द मैन वेजेस. Actively led strike in many factories, even worked on collective farms. Led all women strike on February 2nd, जो कि आज की डेट में March 8 बोला जाता है जिसको, क्योंकि उस टाइम पे ग्रेगोरियन कैलेंडर उस टाइम पे रशिया में फॉलो नहीं था. ठीक है, लेटर रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे. लिबरल्स की बात करते हैं. दे वर अ ग्रुप which looked to change society. They wanted a nation which tolerated all religion and opposed the uncontrolled power of dynastic rule. They argued for the representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary independent of rulers and officials. Finally, they did not argued. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इन्होंने वुमेन्स की वोटिंग राइट के लिए कुछ भी नहीं करा था. तो ये था आपका छोटा सा आंसर अबाउट लिबरल्स. अब आते हैं कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के स्टालिन पे. Program initiated by Stalin in agriculture sector. He wanted to combine small farms land together to develop a modern farm to run along the industrialization. देखिए दोस्तों, इस पूरे आंसर में जो हो गया, एक एक पॉइंट जो हो गया, पूरे 6 जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, उनमें से एक वर्ड ऐसा नहीं है जो आपकी बुक से बाहर लिया गया. तो इसलिए मैं अगेन बोल रहा हूं कि बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है. ये आपको लैंग्वेज देगा एक आंसर लिखने के लिए. क्या देगा? लैंग्वेज देगा. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया किसके? इंट्रोडक्शन के बारे में. ये था क्या और क्यों जरूरत पड़ी इसकी? क्यों जरूरत पड़ी? ताकि एक मॉडर्न फार्म क्रिएट करा जा सके जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या कर सके? बूस्ट कर सके, उसको बैक कर सके. द प्रोग्राम बिगेन इन 1929 एज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान, जो कि क्या हुआ था? रशिया में इंट्रोड्यूस हुआ था. पेजेंट्स वर फोर्स्ड टू वर्क इन दी स्टेट कंट्रोल्ड कलेक्टिवाइजेशन फार्म्स कॉल्ड कोलखोज. तो ये था आपके कुछ आंसर्स अबाउट एनसीईआरटी. पूरा सोल्यूशन हमने देख लिया है. मॉडल आंसर्स देखे हैं, अलग अलग डायमेंशन कैसे देंगे वो देखा है, कैसे एक क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंक्लूजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या क्या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एस्पेक्ट रहेगा, ये सब हमने डिटेल में बात करी है. अब मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के पूरे कोर्सेज टोटली फ्री. साथ साथ हमारे पास और भी बहुत कोर्सेज है, जैसे कि आपका ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट, बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारी वैरायटी है आपके लिए. टोटल 100% फ्री. आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे. आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं ऐप. साथ साथ आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज magnetbrains.com. अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आपसे कोई भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा. इट इज टोटल 100% फ्री एजुकेशन सिर्फ आप ही के लिए. हमारे डेली अपडेट्स के साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे. हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए. साथ साथ बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सभी पे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.